जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू तनुष करोरा बायोलॉजी। और गाइस, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जो कि 9th क्लास एनसीईआरटी का है। इसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम इस चैप्टर को पूरा का पूरा एनसीईआरटी से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने एनसीईआरटी खुल चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और हर लाइन का मतलब समझेंगे। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। अच्छा, सबसे पहले जो ना हम एनसीईआरटी पढ़ने से पहले मैं आपको बहुत सिंपल सिंपल से वर्ड्स कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो ये कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। क्या मतलब होता है? वैरायटी। ठीक है, डाइवर्सिटी बेसिकली मीन्स वैरायटी। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन जो लिविंग है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम लोगों को अलग अलग तरीके के देखने को मिलते हैं, जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके के देखने को मिलते हैं, हम उन्हीं को क्या बोल रहे हैं? वही क्या है? हमारी डाइवर्सिटी। समझ गए? और हम बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वर्ड यूज करते हैं बायो। क्या वर्ड यूज करते हैं? बायो। और डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, तो यहाँ पे हम बायो डाइवर्सिटी भी वर्ड यूज करते हैं। ये डाइवर्सिटी है, ठीक है, डाइवर्सिटी। ठीक है, इसको स्पेलिंग को सही कर लेना। बाकी मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, have you ever thought of the multitude of life forms that surround us? Each organism is different from the other to a greater or lesser extent. Lesser or greater extent. For instance, consider yourself and a friend. Basically, ये बोल रहे हैं, क्या आप लोगों को आश्चर्य नहीं होता ये देख के कि हम लोगों के आसपास मल्टीट्यूड यानी बहुत सारे तरीके के लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है। जैसे आप आसपास देखोगे तो आपको प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे, आपको एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? आपको प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे, आपको एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। आपको अलग जो हमें आंखों से नहीं दिखते, डेट आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो भी माइक्रोस्कोप की मदद से देखने को मिलेंगे। और आप सबको देखोगे तो सब में आपको क्या मिलेगी? डाइवर्स वेराइटी। एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ ह्यूमन बीइंग की ही बात कर लो, सिर्फ ह्यूमन बीइंग की ही बात कर लो, तो आपके और आपके फ्रेंड में भी क्या होंगे? बहुत सारी डिससिमिलैरिटीज होंगी। क्या होंगी? डिससिमिलैरिटीज। समझ रहे हो ना बात को? डिससिमिलैरिटीज होंगी। क्या क्या डिससिमिलैरिटीज होंगी? आप दोनों की हाइट एकदम एग्जैक्टली सेम हो, इस बात की संभावना बहुत ज्यादा कम है। ठीक है ना? वो अलग अलग होगी। डज योर फ्रेंड नोज लुक एग्जैक्टली लाइक अ फ्रेंड? बेसिक, डज योर नोज लुक्स लाइक एग्जैक्टली लाइक अ फ्रेंड नोज? तो आंसर है नो। ठीक है ना? बेसिकली आपने सुना होगा ना कि आपकी जो नाक है, आपकी जो नोज है, वो आपकी मम्मी या पापा जैसी दिखती है। आपके फ्रेंड की अपने मम्मी या पापा की जैसे दिखेगी। तो आप दोनों की सेम नहीं हो सकती। समझ रहे हो? इफ योर इज योर हैंड स्पैन द सेम एज योर फ्रेंड्स? बेसिकली जो आपका हाथ है, ठीक है, वो भी सिमिलर नहीं है किसके जैसा? आपके फ्रेंड के जैसा। ठीक है ना? वो यूनिक है। अच्छा, however, if we were to compare ourselves and our friends with a monkey, what would you say? Obviously, we and our friend have a lot in common when we compare ourselves with the monkey. सिंपल सी बात है, अगर आप अपने आप को, अपने दोस्त को मंकी से कंपेयर करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आप में और आपके दोस्त में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं इन कंपैरिजन टू मंकी। इन कंपैरिजन टू मंकी, यानी मंकी एकदम अलग है। अब देख लो, मंकी की भाई पूंछ होती है ना? पूंछ होती है, टेल होती है उसकी। क्या आपकी टेल है? आंसर है नहीं। मंकी की पूरी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, ठीक है, क्या आपके बॉडी पे उस तरीके के हेयर्स हैं? तो आंसर है नहीं। ठीक है ना? जो मंकी होता है उसका फेस का जो शेप होता है वो काफी डिफरेंट होता है। आपके फेस का शेप क्या है? शेप क्या है? काफी डिफरेंट है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो काफी डिसिमिलैरिटी है। तो यहाँ भी हम लोगों को क्या देखने को मिल रही है? डाइवर्सिटी। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद अगर आप मंकी के अंदर भी बात करोगे तो अलग अलग तरीके के मंकी होते हैं, जैसे कि काले मुंह का बंदर, ठीक है, जिसे अपन लंगूर बोलते हैं। लाल मुंह का बंदर, सफेद मुंह ठीक है। तो बेसिकली अलग अलग मुंह का क्या होता है? बंदर होता है। और अलग अलग उनकी बॉडी दिखती है। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ या ना? ऑब्वियसली, वी एंड आवर फ्रेंड्स हैव अ लॉट इन कॉमन व्हेन वी कंपेयर आवरसेल्फ विद अ मंकी। बेसिकली आपके और आपके फ्रेंड के बीच में काफी चीजें कॉमन निकलेंगी इन कंपेरिजन टू मंकी। बट सपोज वी वर टू ऐड अ काउ टू द कंपेरिजन, लेकिन अगर हमें काउ को ऐड कर दें कंपेरिजन में, वी वुड देन थिंक दैट द मंकी हैज लॉट मोर इन कॉमन विद अस देन द काउ। बेसिकली आप ये देखोगे, जो मंकी है, ठीक है, जो मंकी है वो आपसे लिटिल बिट सिमिलर है। लिटिल बिट सिमिलर है, पूरा सिमिलर नहीं है, ठीक है, बट थोड़ा सा सिमिलर है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आप अपने आप को किससे कंपेयर करो? काऊ से। ठीक है, अब मंकी जो है वो 2 पैर पे चल सकता है और 2 हाथ हैं, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन जो काऊ है वो कितने पैर पे चलती है? 4 पैर पे। तो ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया।
आ रही है ना बात समझ, माना आपकी टेल नहीं है, फिर भी आप लिटिल बिट किसके क्लोज हो, मंकी के क्लोज हो। समझ रहे हो मेरी बात को, इन कंपैरिजन डेट ऑफ काउ। अच्छा, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, वी हैव हर्ड ऑफ डेस्ट काउज एंड जर्सी काउज, ठीक है। डज अ देसी काउ, सॉरी डेस्ट में पढ़ रहा था, देसी काउ और जर्सी काउ है ना, देसी काउ और जर्सी काउ क्या होते हैं, अलग अलग ब्रीड है काउ की, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, डज अ देसी काउ लुक लाइक अ जर्सी काउ और डू ऑल देसी काउज लुक अलाइक, यानी सेम दिखती। अच्छा यहाँ पे देखो, इन्होंने बोला कि आपने सुना होगा देसी काऊ होती है और एक जर्सी काऊ होती है, ठीक है। अब याद रखना, गाय की बात करें सिंपली, जो जर्सी गाय होती है ना, उसकी खास बात होती है कि वो 40 लीटर तक दूध दे देती है एक दिन में। कितना? 40 लीटर तक, ठीक है। काफी ज्यादा अच्छी होती है ये गाय, ठीक है, ये मिलती है। और नॉर्मल देसी गाय होती है, ठीक है ना, नॉर्मल जो देसी गाय होती है, जो आपको रोड पे चलती हुई मिल जाती है, चरती हुई मिल जाती है, ठीक है। आप देखोगे कि जो देसी गाय है और जो जर्सी गाय है, उनमें थोड़ी सी दिखने में क्या है, डिसिमिलैरिटी, ठीक है। जो जर्सी गाय होती है ना, उसमें बेसिकली ऐसे ऐसे उसकी बॉडी पे चकत्ते बने होते हैं, ठीक है ना, ऐसे पैचेस मिलते हैं हम लोगों को अलग अलग कलर के। लेकिन जो नॉर्मल काऊ होती है, वो देखते हैं हम अधिकतर कैसी मिलती है हमको, एक ही कलर की मिलती है। अभी कह रहे हैं कि सारी की सारी देसी काऊ एक जैसी लगती है, तो आंसर है नहीं भाई, सारी की सारी देसी काऊ एक जैसी नहीं हो सकती, ठीक है। सबका कलर क्या होता है, डिफरेंट। सबका कलर क्या होता है, डिफरेंट। सबका साइज क्या होता है, डिफरेंट। आ रही है ना बात समझ। Will you be able to identify a Jersey cow in a crowd of Desi cow that don't look like each other? तो आंसर है yes, because इसका आंसर है yes। उसका रीजन ये है बिकॉज जर्सी जो है, ठीक है, वो सारी की सारी देसी गायों में कैसी दिखेगी, अलग दिखेगी। जर्सी गांव सारी की सारी देसी गायों में कैसी दिखेगी, अलग दिखेगी। समझ रहे हो मेरी बात को। What is the basis of our identification? बेसिकली हमारा बेसिस क्या निकला आइडेंटिफिकेशन का, तो इसका सिंपल आया क्या, सबसे पहला आया कलर, क्या आया, कलर, ठीक है। उसके बाद आया साइज, कलर, ठीक है ना, पहले साइज आ जाता फिर कलर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साथ में क्या होता है, जो जर्सी गाय है, वो जर्सी गाय जैसे एनवायरमेंट में रह सकती है, जैसे एनवायरमेंट में रह सकती है, जैसे हैबिटेट में, एनवायरमेंट से ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा हैबिटेट, क्या होगा, हैबिटेट, ठीक है ना, मतलब जो टेम्परेचर कंडीशन होंगी आसपास की, ठीक है, जो एरिया होगा आसपास का, उसके अकॉर्डिंग जो जर्सी गाय जहाँ रहेगी वो हैबिटेट क्या होगा, डिफरेंट होगा। और जहाँ पे देसी काऊ रहेगी वो हैबिटेट क्या होगा, लिटिल बिट डिफरेंट होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है, हाँ या ना, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, इन सब से आपने क्या मालूम चल लिया, कर लिया, चल लिया बोल रहा हूँ मैं, कर लिया कि जो हमारी देसी काऊ है वो डिफरेंट है किससे, जर्सी काऊ से, या हम बोले जर्सी काऊ डिफरेंट है देसी काऊ से, तो हम भीड़ में भी उसको पहचान पा रहे थे। समझ रहे हो मेरी बात को। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दिस एक्टिविटी वी हैड टू डिसाइड व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स वर मोर इंपॉर्टेंट इन फॉर्मिंग अ डिजायर्ड कैटेगरी। ये बोल रहे हैं कि हम लोग किन कैरेक्टर्स को लेंगे, हम बोल रहे हैं कि इस एक्टिविटी से हम ये समझना चाहते हैं कि हम किन कैरेक्टर्स को लें, ठीक है, जो हम लोगों को ये बताएं कि हम कैसे क्लासिफाई कर पाए, ठीक है, कैसे क्लासिफाई कर पाएं और एक अलग तरीके की कैटेगरी को बना सके। हेंस वी वर ऑल्सो डिसाइडिंग दैट व्हाट कैरेक्टर्स कुड बी इग्नोर। बेसिकली अब आप बोलो कि भैया जर्सी के भी 4 पैर रहते हैं और नॉर्मल के भी 4 पैर रहते हैं, तो आप क्या 4 पैरों के बेस पर दोनों का आपको डिफरेंशिएट करते हो, तो आंसर है नहीं, ठीक है। आप बोलो जर्सी की भी टेल होती है और देसी की भी टेल होती है, तो क्या आप टेल के बेस पे कर सकते हो, तो आंसर है नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना, ठीक है ना। तो इन कैरेक्टर के बेस पे नहीं कर सकते, बट आप साइज के बेस पे कर सकते हो और कलर के बेस पर कर सकते हो, ठीक है, और हैबिटेट के बेस पे भी कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को। अच्छा देखो, हेंस ये हो गया। नाउ थिंक ऑफ ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच लाइफ अकर्स ऑन द अर्थ। अब बेसिकली अलग अलग लाइफ फॉर्म्स के बारे में हम सोचते हैं जिनमें क्या लाइफ अकर होती है। On one hand, we have microscopic bacteria of a few micrometer in size, ठीक है। बेसिकली एक साइड पर हमारे पास क्या है, ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब बेसिकली जिन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और ये सिर्फ कुछ माइक्रोमीटर के होते हैं, ठीक है ना, कुछ म्यू मीटर के होते हैं, ठीक है। यहाँ से एक चीज याद रखना, अगर आपको नहीं पता तो 1 म्यू मीटर किसके इक्वल होता है, 1 म्यू मीटर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर के, ठीक है।
अच्छा, while on the other hand we have blue whale and redwood trees of California of approximately size of 30 meters and 100 meters respectively. Basically कह रहे हैं कुछ तो बैक्टीरिया हैं जो इतने छोटे हैं, ठीक है, 10⁻⁶ मीटर का मतलब है 1/1 लाख मीटर, यानी एक का 1 लाखवा भाग, 1 stands 100,000 10,000 और ये लाख, समझ रहे हो, इसका 1 लाखवा भाग इतना छोटा है। और दूसरी जगह हम देखते हैं ब्लू व्हेल को जो कि 30 मीटर लंबी है, 30 मीटर लंबी होती है, ठीक है। और हम देख रहे हैं कुछ ट्रीज को जो कि हमको कैलिफोर्निया में रेडवुड फॉरेस्ट में मिलते हैं, ठीक है, जो कि कितने हो सकते हैं, 100 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। तो कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। किसी का साइज में तो हमको 10⁻⁻6 म्यू मीटर, किसी का साइज हमको मिल रहा है 30 मीटर्स, किसी का मिल रहा है हमको 100 मीटर्स। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना, है ना। सम पाइन ट्रीज, अब अगली लाइन पढ़ते हैं, सम पाइन ट्रीज कैन लिव फॉर 1000 ऑफ ईयर, ठीक है। कुछ पाइन ट्रीज होते हैं, ठीक है, जो कि 1000 ऑफ ईयर्स तक जिंदा रह सकते हैं। फिर कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि मॉस्किटो जो कि कुछ ही दिनों में मर जाते हैं। कुछ दिन में क्या, अभी काटने हैं आपको मच्छर, मान लो अभी अभी पैदा हुआ बेबी मच्छर है, आप थोड़ा देखोगे बेबी है, जवान बेबी है, बड़ा है, ठीक है, आप क्या करोगे, सीधे सीधे उसको मार दोगे, ठीक है। और उसके बाद अगर उसकी नेचुरल डेथ भी होगी ना, नेचुरल डेथ भी होगी तो भी उसकी लाइफ जो है वो कुछ ही दिन की होती है, ठीक है। साथ में अगर आप देखोगे कुछ पाइन ट्री हजार हजार साल तक जीते हैं, ठीक है। और कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो सिर्फ 20 मिनट्स के लिए जीते हैं। कितने, 20 मिनट्स। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है ना, 20 मिनट्स, हाँ या ना, आ रही ना बात। तो बेसिकली वही बात है कि हम लोगों को लाइफ स्पैन में भी क्या देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। आप ले लो, आप टॉर्टॉइज और इंसान को देख लो, ठीक है। टॉर्टॉइज जो है, टॉर्टॉइज है वो 150 से 200 ईयर्स तक जी सकता है, 150 से 200 ईयर्स तक जी सकता है। बट मैन कितना जीता है, मैन 70 to 80, ये एवरेज लाइफ स्पैन है उसका, ठीक है। आजकल तो इससे भी कम जीता है, हाँ या ना, समझ रहे हो ना मेरी बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, लाइफ ऑल्सो रेंजेस फ्रॉम कलरलेस और इवन ट्रांसपेरेंट वॉर्म्स टू ब्राइट कलर्ड बर्ड एंड फ्लावर्स, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जो लाइफ है उसमें हम लोगों को कुछ कलरलेस या फिर ट्रांसपेरेंट वॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ बहुत ब्राइटली कलर्ड प्यारी प्यारी बर्ड्स देखने को मिलती हैं, है ना, और कुछ फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। साथ में आपने जेलीफिश का नाम सुना है, जेलीफिश, ठीक है ना। कुछ जेलीफिश क्या होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं, क्या होती हैं, ट्रांसपेरेंट। अभी आपको आगे चैप्टर में मालूम चलेगा जब अपन फर्दर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे किंगडम्स का, फिर एनिमिलिया वगैरह पढ़ेंगे, एनिमिलिया किंगडम जब अच्छे से पढ़ेंगे तब हम लोगों को मालूम चलेगा कि जेलीफिश जो है वो रियल में फिश नहीं है, फिश नहीं है। यहाँ लिख दूं, जेलीफिश इज नॉट अ रियल फिश, फिश नहीं है, समझ रहे हो, बाद में मालूम चलेगा क्या है। तो देख रहे हो ना, कुछ ऑर्गेनिजम्स कैसे हो सकते हैं, कलरलेस हो सकते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स का बहुत अच्छा कलर हो सकता है, हाँ या ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्या बोलती है आपसे एनसीईआरटी की, दिस bewildering variety of life this bewildering variety of life around us has evolved on the earth over millions of years। देखो बेसिकली क्या है ये यहाँ पे बोलना चाहते हैं, ये जो आप देख रहे हो ऐसी वैरायटी ऑफ लाइफ जिसको देख के आपको आश्चर्य होता है कि कहीं पे कलरलेस ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहा है, कहीं पे ब्राइट कलर्ड देखने को मिल रहा है, बहुत सुंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ हजार हजार साल बोल रहा हूँ, कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स में हुआ, कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स में हुआ। शुरुआत कहाँ से हुई थी, एक सिंगल सेल से शुरुआत हुई थी, किससे, सिंगल सेल से शुरुआत हुई थी। समझ रहे हो मेरी बात को, मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगा है उस सिंगल सेल से इतने सारे कई सारे कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स को ओरिजिनेट होने में, कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स को ओरिजिनेट होने में। यहाँ लाइफ फॉर्म्स लिख दूं, ठीक है, ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है, मिलियंस ऑफ ईयर्स की प्रोसेस है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स को ओरिजिनेट होने में बहुत टाइम लगा। हाउएवर we do not have more than a tiny fraction of this time to try and understand all these living organisms। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ की बात करो तो आप जो हो, ठीक है, आप कितना जीने वाले हो, 70 से 80 साल जीने वाले हो, ठीक है। तो अगर आप एक मैन की लाइफ देखोगे, ठीक है, वुमेन की भी देखोगे, बेसिकली ह्यूमन बीइंग की होती है एवरेज लाइफ, तो आपके पास इस मिलियंस ऑफ ईयर्स
के ओवर मतलब इतने सारे साल लगाकर जो डाइवर्सिटी फॉर्म हुई है, आपके पास तो पढ़ने के लिए कितना कम टाइम बचा हुआ है। इसमें से भी आप 10-12 साल हटा दो, ठीक है, 10-12 साल हटा दो, उसके बाद तो आप समझते हो कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। नहीं समझते तो फिर पूरे ही साल हटा दो पढ़ेगा ही नहीं कोई आदमी, ना समझेगा। समझ रहे हो ना बात को? तो कितना कम समय है हमारे पास ये सब कुछ पढ़ने के लिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सिर्फ समझने के लिए कि कैसे हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो वी कैन नॉट लुक एट देम वन बाय वन, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको एक एक करके नहीं देख सकते कि आपने यहाँ से डॉग उठा लिया भाई, ठीक है, इसके कैरेक्टर पढ़ने बैठ गए, यहाँ से कैट उठा लिया भाई, इसके कैरेक्टर पढ़ने बैठ गए, यहाँ से अमीबा उठा लिया कहीं से, ठीक है, इसके कैरेक्टर पढ़ रहे हो, कहीं से एल्गे उठा ली, इसके कैरेक्टर पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अगर आप एक एक करके पढ़ोगे तो क्या होगा, काफी ज्यादा टाइम लगेगा। क्या होगा, काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो एक एक करके ना पढ़ा जाए, उससे अच्छा क्या था, उससे अच्छा क्या था, हम क्या करें, क्लासिफाई कर दें। क्या करें, क्लासिफाई कर दें, क्लासिफाई कर दें, ठीक है ना। तब जाके नीड है किसकी, क्लासिफिकेशन की, किसकी, क्लासिफिकेशन की। समझ रहे हो, ये मेरी वीडियो के थोड़ा पीछे छुप रहा होगा, बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कि बेसिकली किसकी नीड आई, क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन की भाई साहब क्या हुई, नीड पड़ी, ठीक है ना। बिना क्लासिफाई किए हम इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या, खुद सोचो, नहीं, इतना सारा टाइम तो है नहीं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, तो देखो, one by one. Instead, we look for similarities among the organisms, which will allow us to put them into different classes and then study different classes or groups as a whole. Simple सी बात है, आपने कुछ ऐसे organisms लिए जो कि एक जैसे थे, उनके कई सारे कैरेक्टर एक जैसे थे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपने एक क्लास ऑर्थोपोडा, क्या बनाई, ऑर्थोपोडा। जब हम अपन किंगडम एनिमिलिया पढ़ेंगे, वहां पे हम पढ़ेंगे कौन कौन से एनिमिलिया के अंदर क्लासेस हैं, ठीक है। तो हमको मालूम चलेगा कि एक क्लास होती है ऑर्थोपोडा, इसमें सारे के सारे क्या आते हैं, इंसेक्ट्स। क्या आते हैं, इंसेक्ट्स, यानी जो भी इंसेक्ट होगा आपके पास, चाहे कॉकरोच है, चाहे बीटल है, आप उसको किस में रख दोगे, उठा के ऑर्थोपोडा में, ठीक है। आपने एक बार ऑर्थोपोडा के कैरेक्टर सारे स्टडी कर लिए, तब आप समझ जाओगे कि सब में क्या है, सिमिलैरिटी। तो अगर आप कॉकरोच के बारे में जानते हो तो कुछ ही, बहुत ही कम डिसिमिलैरिटी होगी बीटल में उससे, लेकिन आप ओवरऑल ये जान जाओगे कि वो जो इंसेक्ट है, ठीक है, उसका स्केलेटन कैसा है, उसका हैबिटेट कैसा है। समझ रहे हो मेरी बात को, वो फूड किस तरीके से लेता है, वो रिप्रोडक्शन किस तरीके से करता है, तो काफी कुछ आप जान जाओगे एक ही उस क्लास के ऑर्गेनिज्म को पढ़ करके। आ रही है बात समझ, मेरे ख्याल से आ रही होगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू मेक रेलिवेंट ग्रुप्स टू स्टडी द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, वी नीड टू डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड मोर फंडामेंटल डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि आपको अगर ये देखना हो कि कौन से ग्रुप रेलिवेंट होंगे, ठीक है, कौन से ग्रुप रेलिवेंट होंगे कि आप वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स को पढ़ सको, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा पहले कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमको लेने हैं फंडामेंटल, ठीक है, जो कि फंडामेंटल डिफरेंसेस हों, ठीक है, बिटवीन ऑर्गेनिजम्स में। समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब किसे कंसिडर करोगे फंडामेंटल डिफरेंस, यानी ऐसा ना हो कि किसी दूसरे ग्रुप का ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किसी दूसरे ग्रुप में चले जाए। मान लो ग्रुप 1 का ऑर्गेनिज्म ग्रुप 2 में चला गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये ना हो, इसीलिए हम लोगों को बहुत ध्यान से ये डिसाइड करना पड़ा कि कौन से कैरेक्टर्स हम लोग लेंगे जो कि फंडामेंटल डिफरेंसेस होंगे कुछ ऑर्गेनिजम्स के बीच में। दिस वुड क्रिएट द मेन ब्रॉड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यही जो है ये ब्रॉड ग्रुप, ठीक है, करेगा, ऑर्गेनिजम्स का बनाएगा। विद इन दीज ग्रुप्स स्मॉलर सब ग्रुप्स विल बी डिसाइडेड बाय लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। और इन्हीं ग्रुप्स के अंदर हम क्या देखेंगे, कुछ सब ग्रुप्स देखेंगे, मतलब इन्हीं ग्रुप के छोटे पार्ट्स होंगे जहां पे ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रख देंगे जो कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। आ रही है बात समझ, मेरे ख्याल से आ रही होगी। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन, व्हाई डू वी क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स, तो बेसिकली बिकॉज टू स्टडी द देयर कैरेक्टर मोर इजीली एंड टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, diversity of life on this planet earth, या फिर लिख सकते simply biodiversity on this planet earth, we need to classify organisms. Give 3 examples of the range of variation that you see in life forms around you. सिंपल सी बात है, अगर आप 3 मतलब ये बोल रहे हैं कि ऐसे 3 एग्जाम्पल बताओ जो आपको वेरिएशन दिखते हैं, अलग अलग
वैरायटी दिखती है आपको अपने आसपास के लाइफ फॉर्म्स में। तो आप बोल सकते हो कि जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उनमें क्या वैरायटी है भाई, प्लांट्स ग्रीन कलर के दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। और नहीं तो सबसे बेसिक डिफरेंस क्या लिख सकते हो आप, प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब ग्रीन कलर देखते हैं भाई, क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन आप ये लिख सकते हो प्लांट्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल मतलब नॉन मूवेबल, ठीक है ना, मूव नहीं कर सकते, ठीक है, मूव नहीं कर सकते। प्लांट मूव कर सकते हैं कि नहीं, वो तो सेडेंटरी होते हैं ना, एक जगह पर लगे हुए रहते हैं रूट्स। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो चल सकते हैं। आ रही है ना बात समझ, ठीक है ना, एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे कि तीसरा, अगर आप लाइफ फॉर्म देख लो, एनिमल देख ले, प्लांट देख ले, अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखोगे तो बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो साइज में क्या है, बहुत ज्यादा छोटे। साइज में क्या है, बहुत ज्यादा छोटे, बहुत ज्यादा छोटे। साथ में दूसरी चीज, ये रिप्रोड्यूस बहुत जल्दी करते हैं। क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस रैपिडली। साथ में देखोगे रिप्रोड्यूस रैपिडली, ठीक है। तो काफी हम लोगों को क्या देखने को मिले, यहाँ पर वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, बेसिस क्या है क्लासिफाई करने का, ठीक है। अटेम्प्ट एट क्लासिफाइंग लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप हैव बीन मेड सिंस टाइम इममेमोरियल, यानी बहुत प्राचीन काल से, बहुत ही ज्यादा पुराने समय से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे पहले करने वाले कौन थे, ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल। कौन थे, एरिस्टोटल। एक बात याद रखना यहाँ से, एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। एरिस्टोटल को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। एरिस्टोटल को हम बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। इन्हीं के एक शिष्य थे, उनका नाम था थियोफेरेस्टस, थियोफेरेस्टस, ठीक है ना। इनके एक शिष्य थे थियोफेरेस्टस, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बॉटनी। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बॉटनी। देखो जो हमारा बायोलॉजी है ना, वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। बायोलॉजी जो है वो एक ब्रॉडर साइंस की ब्रांच है, ठीक है। बायोलॉजी में यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से लिखना चाहूँगा, तो मैं एक सेकेंड लिखता हूँ इसको, बस एक सेकेंड, हाँ थोड़ी सी बेट बढ़ा देता हूँ। हाँ, बेसिकली क्या बोला मैंने, बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी, ठीक है ना, ये क्या है, मेन ब्रांच है। इसके अंदर कई सारी सब ब्रांचेस हैं और यहाँ पे दो मेन ब्रांच हैं इसकी, वो क्या है, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी में आप किसके बारे में पढ़ते हो, बॉटनी में आप प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। और बॉटनी के फादर कौन है, थियोफेरेस्टस। और बायोलॉजी के फादर कौन है हमारे, एरिस्टोटल। कौन है, एरिस्टोटल। और ऐसे ही जूलॉजी के भी फादर कौन है हमारे, एरिस्टोटल। कौन है हमारे फादर, एरिस्टोटल, ठीक है ना। इन सारी बात को आप याद रखिएगा। इसको मैं एक मिनट, हाँ देख लो, ठीक है, कुछ लिखना हो तो नोट कर लो। आ गई बात समझ, ठीक है, नोट कर लिया, नहीं तो पॉज करके नोट कर लो कि थियोफेरेस्टस लिखा है, THEO फेरेस्टस, FARASTUS, थियोफेरेस्टस, या फिर थियोफेरस भी बोलते हैं इनको। समझ गए बात को, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, यहाँ से ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव्ड ऑन लैंड, इन वाटर और इन एयर। बेसिकली जो एरिस्टोटल साहब थे, उन्होंने सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन दिया था। देखो, सबसे पहले याद रखो, एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफाई करने की कोशिश की थी और उन्होंने क्लासिफाई किए थे दो ग्रुप। कौन सा, एक ग्रुप था प्लांट्स का और एक ग्रुप था एनिमल्स का। एक ग्रुप था प्लांट्स का और एक ग्रुप था एनिमल्स का। प्लांट्स को उन्होंने हाइट के बेस पे क्लासिफाई किया। प्लांट को किस बेस पे क्लासिफाई किया, हाइट के बेस पे। यानी ये कैसा हो सकता है, हर्ब, श्रब, ठीक है, या कैसा हो सकता है, ट्री। हर्ब, श्रब या फिर ट्री, हर्ब, श्रब या फिर ट्री। समझ गए मेरी बात को, हर्ब, श्रब और ट्री। आ गई बात समझ। ऐसे ही एनिमल्स को उन्होंने तीन पार्ट में क्लासिफाई किया, ठीक है ना। एक्वाटिक, पानी में रहने वाला, जली, ठीक है। एक्वाटिक, पानी में रहने वाला, वाटर में रहने वाला, ठीक है। एक्वा मीन्स वाटर, सुना होगा आपने, नहीं सुना तो अभी देख लिया आपने, ठीक है ना। एक्वाटिक। दूसरा क्या पढ़ा आपने, एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल, TERRISTRIAL, टेरेस्ट्रियल, ठीक है, लैंड पर रहने वाला। और क्या था, एरियल। क्या था, AERIAL, एरियल मीन्स हवा में रहने वाला। समझ गए, जैसे बर्ड्स हैं एक्सेट्रा। एक्वाटिक मीन्स जैसे फिश है, ठीक है, फिश है। और दूसरा टेरेस्ट्रियल, जैसे हम हैं, हम भी तो एक तरीके के एनिमल्स ही हैं। और नहीं तो एलिफेंट, डॉग, इन सबको भी आप ले सकते हो। समझ गए बात को, चलो
बढ़ जाऊँ आगे? चलो बढ़ जाता हूँ। एक बार नोट करना है तो कर लो, ठीक है। ये 1 मिनट रीडू कर देता हूँ मैं, अंडू कर देता हूँ, सॉरी। तो यहाँ से ये देख लो, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, ये सब हो गया, ठीक है ना। 2 बेस में किसने बांटा था भाई साहब? एरिस्टोटल ने। किसने? एरिस्टोटल ने। चलो आगे चलते हैं, समझ गए? ये देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, लैंड इन वाटर और इन एयर, ठीक है। मतलब बेसिकली कहाँ कहाँ रहते थे? लैंड में रहते थे, वाटर में रहते थे, एयर में रहते थे। दिस इज वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी चीज़ को देखोगे तो आपको यही मालूम चलेगा, सबसे बेसिक चीज़, कि उसका हैबिटेट क्या है, कि वो एयर में रहता है, वाटर में रहता है, या फिर लैंड पे रहता है। बट मिसलीडिंग टू, लेकिन ये मिसलीडिंग भी था, ठीक है, ये गुमराह कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स दैट लिव इन सी include corals, whales, octopus, starfish, and sharks. You can immediately see that these are very different from each other in numerous ways. Basically अगर आप corals को देखोगे, coral reef होती है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ लाइफ था। इनसे भी पहले एक फॉर्म ऑफ लाइफ थे, ठीक है, डेटा पॉरीफेरा, इनके बाद आए थे। बट अच्छा मेरी बात सुनो, कोरल्स, वेल्स और हमारे ऑक्टोपस और हमारे स्टारफिश, तो आप अगर इन सब की बात करोगे, शार्क्स की बात करोगे, तो ये सब क्या है, आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट। जैसे कोरल्स हैं, वो मूव नहीं करते, कोरल्स मूव नहीं करते, डू नॉट मूव, डू नॉट मूव। साथ में कैसे होते हैं, इनमें क्या होता है, हमारा टिश्यू सिस्टम देखने को मिलता है हमको। बेसिकली सेल्स होते हैं, उनका अलग अलग डिवीजन रहता है और वही सारा काम करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? फिर हमको क्या देखने को मिलता है, अगर एग्जांपल हम वेल का, तो वेल अभी बड़े था, ब्लू वेल 30 मीटर तक हो सकती है लंबी, ठीक है। और ब्लू वेल के हाथ होते हैं क्या? अंतर है नहीं, बट ऑक्टोपस के तो 8 होते हैं, 8 हाथ होते हैं, ठीक है। ऐसे ही स्टार फिश को देख लो, स्टार फिश कैसे शेप की होती है? स्टार शेप की होती है, ठीक है। अब ऑक्टोपस का अगर आप एक हाथ काट दोगे तो उसका दोबारा से हाथ नहीं उग जाएगा, लेकिन अगर आप अपना जो ये है अपना स्टारफिश है, ठीक है, इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है स्टारफिश में, कि अगर स्टारफिश जैसे लगते नहीं रखा है, बट मान लेते हैं यार, अब स्टारफिश का एक हाथ काट दोगे ना, तो बेसिकली स्टारफिश क्या कर जाएगी? रीजनरेट कर जाएगी। क्या कर जाएगी? रीजनरेट कर जाएगी, उसका दूसरा हाथ पूरा रीजनरेट कर जाएगा। तो इसमें मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे अलग अलग तरीकों में आपको क्या देखने मिलेगा? डिफरेंस देखने को मिलेगा। आ रही है बात समझ? मेरे ख्याल से आ रही होगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी अपन आगे पढ़ेंगे कोरल्स क्या होते हैं, ठीक है, पूरे अपन एक एक करके सब कुछ पढ़ेंगे चीजें। We can immediately see that these are very different from each other in numerous ways. In fact, habitat is the only point they share in common. Habitat यानी सारे के सारे कैसे हैं? एक्वेटिक। कैसे हैं? एक्वेटिक, जलीय हैं सारे के सारे, सिर्फ वाटर में रहते हैं, ठीक है। जलीय नहीं, जलीय मतलब जलीय, ठीक है, मतलब वाटर में रहने वाले, ठीक है ना, एक्वेटिक। आ रही है बात समझ? मेरे ख्याल से आ रही होगी, ठीक है। दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वे ऑफ मेकिंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू स्टडी एंड थिंक अबाउट, बेसिकली। बट सिर्फ हैबिटेट के बेस पे क्लासिफाई कर देना, सिर्फ हैबिटेट के बेस पे क्लासिफाई कर देना, ये सही बात नहीं है, ये सही बात नहीं है। हम लोगों को कुछ और चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। सम थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड, कि हमको उन चीजों को भी दिमाग में लेके चलना है, इनको भी ध्यान में रखना है। समझ रहे हैं बात को? मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। यहाँ मैं टाइम देख रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2:27 हुए हैं अभी रात के, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने सोच लिया है कुछ करना है, आपको वीडियो लेक्चर बनाना है, तो बन के रहेगा। और यार एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, वो ये कि अगर आप अभी तक वीडियो लेक्चर देख रहे हो, मतलब आप सच में पढ़ना चाहते हो, और यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी हिट कर देना। उसका रीज़न ये है कि ना ये सारी वीडियोस बनाने में काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है। और अगर आप सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दोगे और कमेंट करोगे अपना कोई डाउट, तो मैं उसका आंसर देने में बहुत खुशी होगी मुझे। या कमेंट करोगे आपको समझ आया या नहीं आया, ठीक है, तो कुछ मोटिवेशन मिलेगा मुझे कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाता रहूं, ठीक है। तो आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वापस से पहुंच जाते हैं। We therefore need to decide which characteristics to be used on the basis for making the ब्रॉडेस्ट डिवीजन। बेसिकली मतलब हम लोगों को बड़े बड़े, अभी ब्रॉडेस्ट डिवीजन का मतलब है किंगडम। यहाँ पे हम लोग अभी किंगडम की बात करेंगे आगे जाके, कि किंगडम क्या होता है, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर वाली स्टेज है या ऊपर वाली कैटेगरी है। समझ रहे हो बात को? सबसे ऊपर वाली कैटेगरी है ना। तो हम लोगों को किन कैरेक्टर्स को ध्यान में रख के किंगडम को बनाना होगा, ठीक है। किंगडम
किन कैरेक्टर्स को ध्यान में रख के बनाया जाए, बस यहाँ पे वही बात हो रही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देन वी विल हैव टू पिक द नेक्स्ट सेट ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे सेट ऑफ कैरेक्टर्स को पकड़ेंगे कि हम किंगडम के अंदर भी क्या बना सके, सब ग्रुप। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, डिविजन, बेसिकली डिवीजन बना सके। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन within each group can then continue using new characteristics each time basically। ठीक है, देखो क्या होता है, शुरुआत होती है किंगडम से, किंगडम, फिर हम नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो बात ये है, सिंपल सी बात ये है कि जब आप ऐसे, फिर आप दूसरी कैटेगरी पे जाओगे, फिर आप दूसरी कैटेगरी पे जाओगे, फिर आप दूसरी कैटेगरी पे जाओगे, फिर आप दूसरी कैटेगरी, तो आप स्टेज 1 पे थे तो आपने कुछ कैरेक्टर देखे, जब आपको स्टेज 2 पे जाना है तब आप कुछ और कैरेक्टर देखोगे, जब स्टेज 3 पे जाना है तब कुछ और कैरेक्टर देखोगे कि भाई इन सब में क्या लगता है कि मैं इनको 3 में रख रहा हूँ, फिर आप कुछ और कैरेक्टर देखोगे स्टेज 4 पे जाके, फिर आप स्टेज 5 पे जाके और कैरेक्टर्स देखोगे। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना? ठीक है ना, कोई डाउट है इसमें? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, when we trying to classify a diverse group, ये हो गया using new characteristics each time, ये सब हो गया। हाँ, before we go on we need to think about what is meant by characteristics। अब सबसे important चीज आती है कि भाई इतनी देर से characteristics चिल्ला रहे हो, ये characteristics हैं क्या, ये characteristics हैं क्या? तो अब हम देखते हैं characteristics क्या है। When we are trying to classify a diverse group of organisms, we need to find ways in which some of them are similar enough to thought of together, to be thought of together। बेसिकली ये बोलना चाहते हैं आपसे कि अगर आप किन्हीं दो ऑर्गेनिज्म को साथ में रखना चाहते हो तो उनके बीच में कुछ ऐसे ये क्या होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से काफी सिमिलर होने चाहिए कि हम इन दोनों के बारे में साथ में सोच सके। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, these ways in fact are detail of appearance or behavior, in other words basically ये हम बोलें कि हम क्या देख रहे हैं कि वो किस तरीके के अपेयर होते हैं, किस तरीके से दिखते हैं, या किस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स फॉर्म एंड फंक्शन। ठीक है ना, फॉर्म या और फंक्शन, मतलब उनका फंक्शन क्या है एनवायरनमेंट के अंदर, और वो किस तरीके के अपेयर होते हैं। जैसे अगर आप बात करोगे, आप प्लांट के बारे में जब भी सोचते हो, ठीक है, मान लो अगर मैं आपसे बोलूँ मैंगो ट्री है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर बोलूँ कि मैंगो ट्री है, ठीक है, और मैं बोलूँ आपका मैंगो ट्री है और एक अशोक का ट्री है या फिर नीम का ट्री है। ठीक है, यहाँ पे हम जाते हैं नीम, मैंगो और नीम। ठीक है, तो बेसिकली पहली चीज क्या आती है कि भाई दोनों के पास क्या होने वाला है, स्टेम। ठीक है, स्टेम, पहला कैरेक्टर क्या देखा आपने, सबके पास क्या है, स्टेम। उसके बाद क्या देखा, दोनों की क्या है, ग्रीन लीफ है। क्या है, ग्रीन लीफ है। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना? ठीक है, दोनों ही क्या करते हैं, ग्रीन लीफ है तो दोनों ही क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, दोनों ही कैसे हैं, ट्रीज की कैटेगरी में, यानी इनकी लेंथ क्या होती है, थोड़ी काफी बड़ी होती है। ठीक है ना, ये हर्ब्स हैं, शब्द हैं, मतलब इनकी लेंथ 1 मीटर से छोटी नहीं होती, इनकी लेंथ 1 से 3 मीटर नहीं होती, इनकी लेंथ 5 मीटर से लंबी होती है। समझ रहे हो, मतलब 5 मीटर या 5 मीटर से लंबी होती है। तो ये किस कैटेगरी में, ट्रीज की कैटेगरी में। तो जब भी आप प्लांट्स के बारे में सोचोगे तो आपको ये सारी कैरेक्टर दिमाग में आना चाहिए कि भाई स्टेम था, लीफ था, साथ में क्या था, रूट भी तो प्रेजेंट है, दोनों में रूट्स प्रेजेंट है ना। उसके बाद दोनों ही ट्रीज की कैटेगरी में है, मतलब दोनों की लेंथ लंबी होती है, दोनों ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, दोनों ही फल देते हैं। तो तभी आप बोलोगे ना कि ये क्या है, पेड़ है। अरे आप कुत्ता और मैंगो ट्री को तो कंपेयर नहीं कर सकते, कुत्ते के 4 पैर है भाई, मैंगो ट्री के पास रूट है, लीफ है, स्टेम है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस। दोनों के बारे में आप कभी साथ में सोच भी नहीं सकते, एक बार में सोच सकते हो, है ना। सोच लिया होगा लगता है, खैर आपने, है ना, वो वाला बार वो सोच लिया होगा, बट चलो छोड़ो, मूव करते हैं अपन थोड़ा सा आगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं बात व्हाट वी मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक। व्हाट वी मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक है क्या, व्हाट वी मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स is a by characteristic is a particular feature or a particular function। basically characteristic जो होती है वो एक particular feature, एक particular function होती है। that most of us have 5 fingers on each hand is such a characteristic। यानी अगर मैं बोलूँ कि सारे ह्यूमन बींग का एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है कि सबके पास क्या होती है, हैंड में 5 फिंगर होती है। क्या होती है, 5 फिंगर होती है। समझ रहे हो, या मैं बोलूँ सारे के सारे लिविंग बींग्स के पास, ह्यूमंस के पास 2 आंखें होती हैं और दोनों के दोनों 2 पैर, मतलब सारे के सारे ह्यूमंस 2 पैर पे चलते हैं और 2 हाथ होते हैं उनके पास, है ना। तो आप बोलोगे हाँ ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। आ रही है बात समझ?
that we can run but the banyan tree cannot run is also a characteristic. बेसिकली आप देखते 5 फिंगर और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, ये क्या है हमारा एक कैरेक्टर, दिस इज ऑल्सो आर कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर है। बट अगर आप banyan ट्री के बारे में सोचोगे, है ना, बरगद के पेड़ के बारे में सोचोगे, ठीक है, बरगद के पेड़ के बारे में सोचोगे तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो एक जगह से हिल भी नहीं सकता, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो मूव नहीं कर सकता। मूव करना भी किसी के लिए कैरेक्टरिस्टिक था, मूव ना करना किसी और के लिए कैरेक्टरिस्टिक है। समझ रहे हो मेरी बात को? Now to understand how some characteristics are decided as being more fundamental than others, बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप मान लो अभी अपन ने कैरेक्टर डिसाइड किया कि 5 फिंगर होंगी, ठीक है, 5 फिंगर होंगी। दूसरा हम डिसाइड किया कि पैरों पे चलेगा, 2 हाथ होंगे, 2 आंखें होंगी। तो बेसिकली हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा फंडामेंटल होगा, यानी प्लांट के बारे में सोचेंगे तो प्लांट का वो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएबल है, यानी वो किसी और में नहीं मिल सकता। समझ रहे हो? सबसे ज्यादा अनकॉमन क्या है दूसरों से, सबसे ज्यादा अनकॉमन क्या है दूसरों से, सबसे ज्यादा अनकॉमन क्या है दूसरों से, ठीक है ना, सबसे ज्यादा अनकॉमन क्या है दूसरों से। समझ रहे हो मेरी बात को? लेट अस कंसीडर हाउ अ स्टोन इज बिल्ट। अब एग्जांपल, लेट अस कंसीडर हाउ अ स्टोन wall is built. The stone used will have different shapes and sizes. सिंपल सी बात है, जो स्टोन यूज किए गए हैं उनका डिफरेंट शेप और साइज होगा। The stones at the top of the wall would not influence the choice of stone that come below them. बेसिकली जो आप टॉप पर इस्तेमाल करने वाले हो, टॉप लेयर पर इस्तेमाल करने वाले हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने बॉटम में क्या इस्तेमाल किया, आपने बॉटम में क्या इस्तेमाल किया हुआ है। देखो आप सिंपल सी बात है, टॉप पर जो इस्तेमाल करोगे, जो टॉप पे इस्तेमाल करोगे उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा बॉटम पर, लेकिन जो बॉटम में इस्तेमाल करोगे उसका फर्क पड़ेगा टॉप पर। कैसे? अगर मान लो बॉटम में ही, नीचे ही आपने ऊबड़ खाबड़ टाइप के पत्थर ले लिए, तो क्या आप ऊपर फ्लैट वाले जमा सकते हो? तो आंसर है नहीं, मुश्किल होगी। बट अगर आप इसमें, अगर आप यहाँ देख लो, एक मिनट, हाँ, अगर आप नीचे, ठीक है, अगर आप नीचे ही क्या करो, आप नीचे ही फ्लैट जमा दो, तो आप ऊपर ऊबड़ खाबड़ जमाओ या फ्लैट जमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, बॉटम जो है वो इफेक्ट नहीं होता टॉप से, लेकिन टॉप इफेक्ट होता है किससे? बॉटम से। आ रही है ना बात समझ? ठीक है, अच्छा चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ से इसको रब कर देते हैं, हाँ थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द शेप्स एंड साइज ऑफ स्टोन इन द लोअर मोस्ट लेयर विल डिसाइड द शेप एंड साइज ऑफ द नेक्स्ट लेयर। वही बोला गया जो मैंने बताया ना कि टॉप जो है वो इफेक्ट नहीं होगा बॉटम से, बट बॉटम जो नहीं, हाँ क्या बोल रहा हूँ, जो बॉटम है वो इफेक्ट नहीं होगा टॉप से। बॉटम does not get effect, no effect with top, but top will get affected because of bottom, समझ गए? देखो अच्छा, on the other hand the shape and size of the stone in the lowermost layer will decide the shape and size of the next layer and so on। ठीक है, नेक्स्ट लेयर का शेप ये जरूर डिसाइड करेगा। आ रही है ना बात समझ? चलो आगे चलते हैं। अच्छा ये हो गया। अच्छा, the stones in the lowermost layer are like the characteristics that decide the broadest division among the living organisms। समझ रहे हो? मतलब सबसे जो लोअर मोस्ट लेयर है, हम लोगों ने किससे कंपेयर किया कि ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ब्रॉडेस्ट डिवीजन को बनाने में क्या करेंगे, मदद करेंगे, जो सबसे ज्यादा डिफरेंट होंगे। जैसे कुत्ता और प्लांट कितने ज्यादा डिफरेंट है ना? कुत्ते की 2 आंखें हैं, ठीक है, कुत्ता 4 पैरों पे चलता है, कुत्ता चल सकता है, लेकिन प्लांट जो है वो एक जगह पे खड़ा रहता है, वो चल नहीं सकता है। ठीक है, कुत्ते के पास स्टेम, रूट और लीव्स नहीं है, प्लांट के पास है। ये क्या है? एकदम ही अलग। They are independent of any other characteristics in their effect in the form and function of the organism। बेसिकली ये क्या होंगे? एकदम इंडिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे? एकदम मतलब इनका दूसरे कैरेक्टर से, ठीक है, कोई भी ज्यादा खास लेना देना नहीं होगा, फॉर्म एंड फंक्शन ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। ये क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे? इंडिपेंडेंट। बेसिकली सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। बेसिकली ऐसा है कि ये कैरेक्टर किसी भी फॉर्म या फंक्शन से इफेक्ट नहीं होंगे। ये क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। इनके कारण दूसरे कैरेक्टर इफेक्ट हो सकते हैं,
बट ये कैरेक्टर इफेक्ट नहीं होंगे। वही बात हुई कि बॉटम लेयर टॉप से इफेक्ट नहीं होगी, बट टॉप लेयर बॉटम से इफेक्ट होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द नेक्स्ट लेवल वुड बी डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस वन, समझे ना, एंड वुड डिसाइड द वेराइटी इन द नेक्स्ट लेवल। फिर अगले लेवल में जाओगे तो सेकेंड वाले लेवल का चेक करोगे। बेसिकली सेकेंड वाले लेवल पे कोई फर्क नहीं होगा, बट अगले वाले पे फर्क पड़ेगा। फिर अगले पे जाओगे तो थर्ड वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगले पे पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है। इन दिस वे वी कैन बिल्ड अप अ होल हिरार्की। ठीक है, हिरार्की मींस कैटेगरी। बेसिकली हम लेयर बाय लेयर क्या बना सकते हैं, कैटेगरी बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि कैटेगरीज कौन कौन सी होती है। ठीक है ना। कैटेगरी ऑफ म्यूचुअली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज फॉर क्लासिफिकेशन। टू बी यूज फॉर क्लासिफिकेशन, बेसिकली आप कैरेक्टर आप बना सकते हो, कैटेगरी बना सकते हो म्यूचुअल, एक दूसरे से रिलेटेड, म्यूचुअली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिनको हम क्लासिफिकेशन में यूज करेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और ऐसे ही यार मन लगा के पढ़ाई करते रहो, और अपने मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। ठीक है, नाउ सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अगर समझ आया तो कमेंट करके बताना, नहीं आया तो बताना, जहाँ डाउट हो पूछ लेना कमेंट करके, और चैनल को लाइक कर, चैनल को बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना, और यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, फैला दो। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर।